चलिए, टॉपिक अपना यही था ना कि सर जैव विविधता का प्रतिरूप देख रहे थे, पैटर्न देख रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या था? तो उसके बिहाइंड में पहले हमने ये समझा था कि जैव विविधता का मतलब क्या है। सिंपल सा कि सर ज्यादा से ज्यादा अलग अलग प्रकार के जीवों का पाया जाना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। पूरा तुलना भी करके देख चुके थे कि अपने भारत में कितना मिल रहा है, पूरे विश्व स्तर पे कितना मिल रहा है, कितना परसेंटेज में मिल रहा है, ये सब कुछ देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब अगला जो पढ़ना है वो पैटर्न। पैटर्न का मतलब, प्रतिरूप का मतलब कि सर कहां पर कितना फैला हुआ है। ठीक है, और वो फैला है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन चीजें हैं, तो उसके लिए 2 पॉइंट्स हमारे पास थे। सबसे पहला हम पढ़ चुके हैं कि सर अक्षांश के आधार पर, अक्षांश वाला पढ़ा है ना, लैटिट्यूड वाला, कि सर जैसे जैसे अगर लैटिट्यूड बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे जैव विविधता जैसे जैसे अक्षांश घटाएंगे वैसे वैसे जैव विविधता क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। चलो, ये बात भी समझ में आ गई थी। इसका मतलब क्या था कि सर अक्षांशीय स्तर पे बात करेंगे, लैटिट्यूड के लेवल पे बात करेंगे, इतना तो समझ में आता है कि सर जितना कम लैटिट्यूड होगा उस रीजन में उतने ज्यादा टाइप के, उतनी ज्यादा वेराइटीज मिलेंगी। किसकी? जाति प्रजाति की, जीवों की ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो अगला है आपका वो क्या था? जाति क्षेत्र संबंध। इसका मतलब क्या है कि सर जो अलग अलग प्रकार की जातियां मिल रही है ना, स्पेसीज एरिया रिलेशन जो आप समझ लें, क्या इन जातियों का क्षेत्र के साथ कोई संबंध है क्या? जैसे कि सर हम अक्षांश बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, तो जातियों की संख्या बढ़ रही थी या तो घट रही थी। तो क्या अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जातियों का कोई संबंध होता है क्या? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज्यादा से ज्यादा जाति मिल रही है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कम जातियां मिल रही है, या फिर एकदम शून्य है, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अगर ऐसा रिलेशन दिख जाए, ऐसा अगर स्थिति देखने को मिल जाए, वही क्या कहलाता है? आपका जाति क्षेत्र संबंध। इसका स्टडी कौन किया था? इसके बारे में बताया कौन था? अलेक्जेंडर, ठीक है ना, अलेक्जेंडर लेक, ठीक था। इस पे सिंगल है, ठीक है। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, ठीक है। अब इनके बारे में ना एक खाली पॉइंट याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जो थे कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। बाबू कौन तो अमेरिका कह रहा है हमें? जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका के जंगल में इन्होंने अपना थियरी बताया था। या फिर आप ऐसा कहो कि सर ये दक्षिण अमेरिका के जंगलों में जाकर के स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे किस चीज को? जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को। तो बस ये दो बिंदु याद रखना कि रहने वाले जर्मनी के थे, कहां पर इन्होंने अपना शोध किया था, कहां पर इन्होंने अपना जांच पड़ताल किया था जैव विविधता से संबंधित, दक्षिण अमेरिका के जंगलों में। क्या कर रहे थे वहां पे, कैसे काम कर रहे थे, देखिएगा। सुनो क्या किया इन्होंने कि सर ये दक्षिण अमेरिका का जंगल, बाबू देखो ये टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक है। क्रिटिकल इस मामले में नहीं है कि आपको पल्ले नहीं पड़ेगा किसी भी एंगल से, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग से उड़ने लगता है। बस इक्वेशन को जहां भी देखो, बायोलॉजी में जब इक्वेशन आता है ना, तब तब समस्याएं बढ़ जाती हैं। इक्वेशन से एक सीधा सिंपल सा ही सवाल पूछ देगा, लेकिन पूछता जरूर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। पूरे बायोलॉजी में पूरा सेकेंड ईयर देख लो तो 2 ही या 3 जगह पे आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा, और जब 2 ही 3 जगह पर है उसको अच्छे से खत्म कर लो, ठीक है। चलिए अच्छा, बाकी लोग पढ़िए सभी लोग, बाकी लोग एक काम करिएगा दिमाग में, मेरे ख्याल से फिजिक्स में डायग्राम सभी बनाते हैं। डायग्राम कहने का मतलब ये चार्ट नहीं, चार्ट में नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक्स वाई वाला को क्या बोलते हैं? ग्राफ, सॉरी ग्राफ। तो उस ग्राफ में ना एक सीधी रेखा का जो ग्राफ होता है उसका एक इक्वेशन है,
वो मैथ में भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। तब तक दिमाग में दौड़ाइएगा, शायद वो मिल जाए जो कि वो चीज नहीं समझ में आया। जैसे सर ये क्या है, कुल मिला क्या है, दो ही है ना। वैसे ही एक सीधी रेखा का इक्वेशन होता है। अब अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आएगा जब हम उस समय बात करेंगे, छोड़ दीजिए अभी फिलहाल दिमाग से डिलीट करिए। यहां पे आइए, किसके थियरी को देख रहे हैं, किसके खोज को पहचानने या जानने की कोशिश कर रहे हैं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का। कहां पे गए थे, दक्षिण अमेरिका के जंगलों में। क्या कर रहे थे, देखिए इन्होंने क्या किया कि सर ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल में एक छोटा सा एरिया लिया। अब मान लेते हैं कि सर वो एरिया जो है ना ये 1 किलोमीटर का एरिया, ठीक है। 1 किलोमीटर के एरिया में इन्होंने देखा बहुत सारे प्रकार के, जैसे पक्षियों को ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं पहली जाति कौन, पक्षी। इसे इन्होंने देखा, हाँ चलिए 1 किलोमीटर के दायरे में इन्होंने केवल एक जाति को देखना चालू किया, वो कौन है, पक्षी। ये हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने पाया कि सर 1 किलोमीटर के दायरे में 10 प्रकार की पक्षियां मिल रही, ठीक है। दूसरा काम क्या किया इन्होंने, अगली बार में क्षेत्र बढ़ा दिया। इस बार लीजिए क्षेत्र बढ़ा दिया, इस बार कर लिया इन्होंने 2 किलोमीटर। समझिएगा बस खाली, ठीक है, कि हो क्या रहा है, फील करिएगा इस टॉपिक को। तो 2 किलोमीटर में इन्होंने देखा 20 पक्षियां मिल रही हैं, मतलब कि 10 मिल रही थी इस वाले में, आज जब इस क्षेत्र को बढ़ा दिया तो पक्षियों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। और बढ़ा दिया, इस बार और इस क्षेत्र को बढ़ा दिया, इस बार कर लिया 3 किलोमीटर। तब इन्होंने देखा कि सर यहां पर और पक्षियां बढ़ गई हैं, 22 पक्षी हो गई। अब यहां से ना कुछ बात दिमाग में आनी चाहिए, क्या क्या हुआ यहां पे। सबसे पहला चीज हमने क्या देखा कि सर हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। सुनना ध्यान से, क्या कर रहे हैं, पहला काम सर क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। क्षेत्र मीन्स क्या, एरिया। एरिया अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो जैसे जैसे सर एरिया बढ़ा रहे हैं, क्या वैसे वैसे जातियां भी बढ़ रही हैं क्या, बोलो। सर पहले किलोमीटर पे देखा तो 10 पक्षियां थी, दूसरा किलोमीटर पे जब गए सर और बढ़ गया जाति, तीसरे किलोमीटर पे बढ़ा लेकिन थोड़ा सा कम होकर के बढ़ा, ठीक है। तो अगर पहले और दूसरे को अगर देखें हम लोग तो उस हिसाब से क्या लग रहा है कि सर क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो जाति भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। यहीं पे एक दूसरा चीज हमको दिमाग में आ जाता है क्या कि सर बढ़ा तो है लेकिन अब अगली बार में उतना नहीं बढ़ा जितना पिछली बार में बढ़ा था। इसका मतलब कि एक सीमित क्षेत्र तक, ऐसे होता ना जी, सीमित, एक सीमित क्षेत्र तक क्या बढ़ता है, जातियों की संख्या बढ़ती है। बात पल्ले पड़ा, अगर नहीं पड़ा खुद से फील करो कि सर हम कहीं पर हैं, कहीं पर घूम रहे हैं, वहां का कुछ एरिया हम देख रहे हैं, वहां पे दो चार अलग अलग प्रकार की जातियां मिल रही हैं, और बड़ा कर लो। अच्छा और बड़ा करेगा, कुदरा पे ही ले लो। इधर कुदरा मोटा मोटी 1 किलोमीटर में है, ठीक है। 1 किलोमीटर में अलग अलग प्रकार की जातियां मिल रही है, प्रजातियां मिल रही, मान लो कि सर 50 प्रकार की मिल रही है पूरे कुदरा में, ठीक है। देखना ये सर ये पूरा का पूरा हो गया हमारा एरिया, जिसमें ये हो गया हमारा कुदरा, ठीक है, कुदरा हो गया। उसके बाद कुदरा से इधर इस साइड में और इस साइड में बात करते हैं। सर कुदरा से इतना दूरी पर है ये पुसौली और इधर दिखा देते हैं खुरमाबाद, समझना, ठीक है। इस सर कुदरा में कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है, और हम क्या करते हैं, एरिया इसका बढ़ा देते हैं। तो सर कुदरा के बाद तो ये खाली जगह है, कुछ नहीं है, खेत खरियान है। देखना जब आगे बढ़ोगे इधर कुछ नहीं मिलेगा, खेत खरियान मिलेगा, 2 4 5 10 को घर मिलेगा, ठीक है। तो खेत खलियान में सर कौन सा जीव जाति मिलेगा, बस समझ, संख्या मनुष्य को लेके चल रहे हैं। इधर जा रहे हैं सर कुदरा को छोड़ के जा रहे हैं तो बीच में क्या है, खाली है। खाली होने के बाद जाके क्या मिल रहा है, फिर खुरमाबाद मिल रहा है। तो जो जनसंख्या मिलेगी यहां पर मिलेगी और
यहां पर मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है कि सर क्षेत्र बढ़ाएंगे ना तो जातियों की संख्या बढ़ेगी जरूर, जीव जंतु बढ़ेंगे जरूर, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, यहां पे भी नहीं समझ में आया, फिर से अपने से सोचो जरा कि कोई भी एरिया हम आपको दे दिए, अब वहां पे आप जाते जा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर आसमान ले लो, इस पर समझ में आ जाएगा आसानी से। क्या पहला लाइन की सर जाति क्षेत्र बढ़ाएंगे जातियों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, कितना बढ़ेगा, एक निश्चित सीमा तक, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे अगर सर यहाँ पे क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, चलो जातियों की संख्या बढ़ रही है, हम ऊपर की तरफ क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, ऊपर कौन मिलेगा, कोई नहीं, एक लिमिटेड लोग मिलेंगे, लिमिटेड पक्षियां मिलेंगी। ठीक है, तो क्षेत्र बढ़ाने से जातियां बढ़ती हैं, या तो हम इसको कहें कि सर क्षेत्र बढ़ाने से बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है, जैव विविधता बढ़ता है, लेकिन एक सीमित क्षेत्र तक बढ़ता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, रुक जाता है या तो स्थिर हो जाता है। दोनों बात समझ में आया? अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो फिर इक्वेशन में जाके कोई मतलब नहीं है, फंस जाओगे। एकदम सिंपल सा कि सर क्षेत्र बढ़ाएंगे जाति बढ़ती जाएगी, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र के बाद अब जातियों की संख्या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, या तो वही जातियां मिल रही होंगी, जैसे यहां पे हम दिखा देते हैं, क्या देखो कि सर यहां पर ये लाल लाल वाला दिखा दिया कि सर पहले किलोमीटर में लाल वाली प्रकार की पक्षियां मिल रही हैं, दूसरे किलोमीटर पर ये पीले रंग की पक्षियां मिल रही हैं, तीसरे किलोमीटर पे भी पक्षियां मिल रही हैं, लेकिन सर यही पीली वाली पक्षियां मिल रही हैं और यही लाल वाली मिल रही है। तो क्या जैव विविधता बढ़ी? सर वही तो मिल रही है ना ऊपर भी, तो जैव विविधता की संख्या कहां पे बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो क्या समझ में आया कि भाई क्षेत्र बढ़ाओगे जातीय विविधता बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित सीमा तक बढ़ेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक, जिसको यहां पे जो हमारा पहला पॉइंट क्या था, क्षेत्र को डिनोट करते हैं बाबू किससे, हम लोग ए से, और दूसरा वर्ड हमारा क्या था, जाति। ठीक है, तो जाति को किससे डिनोट करते हैं, एस से। एस माने क्या होता है, स्पीसीज। ठीक है, तो यहां पर एक इक्वेशन हम खुद से लिख सकते हैं इसके अनुसार कि जो आपका एस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, क्षेत्र के। जैसे जैसे हम क्षेत्र बढ़ाएंगे वैसे वैसे जातीय विविधता बढ़ेगी। लेकिन क्या ये पूरी हद तक सही है? क्या ये पूरे हद तक सही है? नहीं, अभी वहां पे गलत किया है ना कि एक निश्चित सीमा के बाद जातीय विविधता जो बढ़ रही है ना वो बढ़ेगी नहीं, रुक जाएगी। अगर ऐसा होता तो सर हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा वेराइटी होती है, वेराइटी माना, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है कि क्षेत्र बढ़ाते जाएं और अलग अलग जाति प्रकार अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते जाएं। मिलेंगे लेकिन एक निश्चित क्षेत्र तक, उस निश्चित क्षेत्र के बाद क्या हो जाएंगे, इनकी संख्या कम हो जाएगी। यहां तक तो सही है, लेकिन जैसे ही ये दूसरा वर्ड आता है कि सर सीमित क्षेत्र तक, उस समय ही ये गलत हो जाता है। गलत नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को तोड़ते हैं। देखो क्या था हमारे पास, सर S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। क्या ये लाइन समझ में आ रहा है सभी को? जिनको समझ में नहीं आएगा बोलिएगा बाबू, एकदम सिंपल सा फंडा है। हम किसी को भी इसके साथ लिख सकते हैं, जैसे कि मैं दिन भर में 5 रुपया कमा रहा हूं और आप भी दिन भर में 5 रुपया कमा रहे हैं। या फिर दो व्यक्ति हैं, एक है A दूसरा है B। A जितना कमा के आ रहा है उतना ही B भी कमा के आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं A समानुपाती B। समझ में आ गया? हाँ, अगर उल्टा होता है काम तो उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो इनवर्स होता है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, 1/, इस तरीके से। ठीक है, ये उल्टा दिखाता है एक दूसरे को, तो दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा। लेकिन ये समीकरण जो है पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस समानुपाती को तोड़ेंगे। ठीक है, अब समानुपाती को तोड़िए जरा। जब इसको हम तोड़ेंगे ना तो क्या होता है, यहां पे देखिएगा, ये जब टूटेगा तो किसमें बदलेगा, इक्वल टू में। ठीक है सर, समानुपाती टूटेगा इक्वल टू, जैसे ही ये टूटेगा तो यहां पर देखो मैं थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल आएगा, एक स्थिरांक आएगा, एक कांस्टेंट आता है।
अब यहां अगर नहीं समझ में आएगा तो रट्टा मार लेना यहां पे, CAZ। हाँ, जेड कहां से आया, सब आएगा, टेंशन नहीं लो। बस हमने इसी इक्वेशन को, मतलब इस अपने पॉइंट को हमने तोड़ करके एक इक्वेशन बना दिया। अब क्या है ये इक्वेशन समझिएगा। और इसमें क्या क्या सर, एस अभी भी क्या है, वही है जाति, ए अभी भी क्या है, एरिया क्षेत्र, सी क्या है, एक स्थिरांक है। ठीक है, चलो सर ये है एक कांस्टेंट स्थिरांक। यहां पे जेड मतलब आएगा सब कुछ। फिलहाल इसका नेमिंग कर दें यहां पे, जेड को कह देते हैं हम लोग समाश्रयण गुणांक। इंग्लिश में कहते हैं इसको रेग्रेशन कॉफिशिएंट। क्या है, सब कुछ आएगा, एक एक को समझाएंगे। फिलहाल अभी आप इतना यहां पे याद रखिएगा। बच कौन गया, सी को भी समझा देते हैं, या समझा नहीं बस लिख रहे हैं। सी को कहते हैं हम लोग वाई अंतः खंड। किसकी आवाज आ रही है, इंग्लिश में कहते हैं इसको वाई इंटरसेप्ट। अब फिलहाल इस सी को और जेड को छोड़ के चलिएगा, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। फिलहाल आपको क्या एस और ए समझ में आ रहा है, क्या है, और ये आ कहां से गया, तो इतना भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बस यही समझना कि सर एक तरफ हम जैसे 2 लिखते हैं ना, तो एक बार ऐसे 2 लिखना और एक बार ऐसे 1 + 1 लिखना। क्या ये दोनों के दोनों एक है कि नहीं है? ठीक है, हम इसको अच्छे से जानते हैं, तब हमको लग रहा है कि सर आपने तो वही लिखा है, बस घुमा के लिखा है ना। बस वही चीज है कि बाबू ये जो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है ना, ये वही चीज को हमने यहां पे लिखा है, बस तरीका बदल दिया है लिखने का। बात समझ में आ गया? और तरीका कैसे बदला है कि जब हम समानुपाती को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, एक कांस्टेंट आता है। ये आप 9वें 10वें में भी आपको पढ़ाया गया होगा। उस समय से ये बातें चली आ रही हैं कि जब भी हम एक समानुपाती वाले चिन्ह को हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो एक कोफिशिएंट आता है, एक स्थिरांक आता है। ठीक है, और ये जेड कहां से आ गया, क्या है जेड, सब कुछ आएगा विथ एग्जाम्पल। फिलहाल ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जिसमें 2 चीजें आई हैं। एक आ गया आपका क्या, जेड, इसका मतलब क्या है, समाश्रयण गुणांक। क्या है समाश्रयण गुणांक, किसको कहते हैं, रेग्रेशन कॉफिशिएंट, क्या है, क्यों है, सब एक एक चीज समझाएंगे इत्मीनान से। उसके बाद सी यानी कि वाई अंतः खंड, इसका मतलब भी समझाएंगे। ठीक है, बस धैर्य रखिएगा, सब कुछ आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या है सर, क्षेत्र बढ़ेगा, जातीय विविधता बढ़ेगी। अच्छा, लॉग को क्या बोलते हैं हिंदी में, लॉगरिदम, हमको ना मालूम है, हिंदी में लॉगरिदम कहते हैं, लघु गणक बोलते हैं ना। चलिए लॉग निकालते हैं इसका, यानी कि इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को बदलने वाले हैं हम लोग, किसमें, लॉग में। अच्छा, लॉग का तरीका मालूम है क्या, हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला होता है। लॉग में ना एक सिस्टम होता है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो पावर में होता है वो आगे चला जाता है। ज्ञान है इस सब चीज का ना, तो तुरंत उड़ेगा। देखो इसका लॉग निकालने वाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अच्छा, उससे भी पहले बताओ लॉग निकालने के पीछे कारण क्या होता है, किसी चीज का लॉग निकालते काहे लिए, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। ठीक है, चलो देखो यहां पे इसका लॉग निकालें। चलो क्या हो जाएगा, लॉग एस, अरे देखो देखो हम गड़बड़ा जाएंगे तो लोग के आगे, हाँ वही चीज है, लिखना होगा यहाँ पे, तो लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ लॉग से गुणा करने पर क्या हो गया सर, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी। अब देखो इंटू है ना यहाँ पे, क्या हो जाएगा, प्लस
प्लस जेड लॉग ए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इतना सब कुछ जो तामझाम किया, ठीक है, करने के पीछे रीजन क्या है वो समझते हैं। अभी तो कर दिए हैं, थोड़ा सा टेंशन मिला अभी आपको, पहले उस टेंशन के बारे में जाने कि इतना टेंशन लाने के पीछे कारण क्या क्या अभी समझ में आया था हमको। देखो तो कि सर अगर हम क्षेत्र क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो जातियों की संख्या भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन एक सीमित क्षेत्र तक, यानी कि एक लिमिटेड एरिया तक। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो ध्यान से, सर पहला किलोमीटर 10 प्रकार की पक्षियां मिल रही हैं, दूसरा किलोमीटर 20 प्रकार की, तीसरा किलोमीटर 30 प्रकार, चौथा किलोमीटर मान लीजिए 32 प्रकार, ठीक है। इसे चौथा किलोमीटर पे खाली दुइये को प्रकार बढ़ा है, ठीक है। अब जरा समझो, आपका जो बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है ना, उस ग्राफ में ये हो गया आपका क्या, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। अब इस वाई अक्ष पे किसको लिया गया है, जातीय समृद्धि लिखा होगा। इसका मतलब कि सर जितनी जातियों की संख्या मिल रही है ना, जितनी वैरायटीज मिल रही है, वो हम यहां पे रखने वाले हैं वाई पर। आज जितने क्षेत्र में मिल रही है, उस क्षेत्र को, उस एरिया को किस पर रखेंगे, एक्स पर रखेंगे, ठीक है। चलो देखना जरा, 1 2 3 4। चलो ये जातियों की संख्या हो गई, यहां पे 1 2 3 4। अब देखना, सुनना जरा ध्यान से, सर क्या हुआ, पहले किलोमीटर पे कितना है, 10। चलो ठीक है, दूसरे किलोमीटर पर, तीसरे किलोमीटर पर, चौथे किलोमीटर पर लगभग, चलो यहां ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गई सर 32। पांचवा किलोमीटर 32, छठा किलोमीटर 33, लगभग इसी पे आके मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ग्राफ में हमारे, ठीक है। अब यहां से जब रेखा बनाएंगे इसकी, देखो ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो आपका डायग्राम बना, जो ग्राफ बना ना, ऐसे ग्राफ को, एक ऐसा ग्राफ जो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित क्षेत्र के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। याद रखिएगा, एक ऐसा ग्राफ जो कुछ समय के बाद क्या हो जा रहा है, स्थिर हो जा रहा है। शुरुआत तो देखो बढ़िया हुआ है सर, बढ़िया से चढ़ा है, ठीक है। और कुछ समय के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया, फिक्स हो गया। ऐसे ग्राफ को कहते हैं हम लोग आयताकार अतिपरवलय, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में कि एक ऐसा ग्राफ जो एक निश्चित समय, एक निश्चित क्षेत्र के बाद जाकर के फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ऐसे ग्राफ को क्या नाम दिया जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या तो आयताकार अतिपरवलय, ठीक है।
चलो ये बात तो समझ में आई कि सर अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, किसके हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के हिसाब से, कि सर जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ा रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था, जातियों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित क्षेत्र के बाद क्या हो गया, फिक्स हो गया। सर वो चीज भी दिखा दिया हमने। अब इससे पहले जो हमने इक्वेशन बनाया ना, देखो जरा यहाँ पे क्या क्या, सर ये पहला वाला जो हमने स्टेटमेंट लिया था कि आपका जो एस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, ए के, वो चीज भी यहाँ पर है कि सर जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ रहा है वैसे वैसे जातियों की संख्या बढ़ रही है। उसके बाद दूसरा हमने इसी में एक लाइन जोड़ा था क्या, कि एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित कांस्टेंट के बाद वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। वो चीज भी अभी यहां पर दिख रहा है कि सर एक निश्चित क्षेत्र के बाद ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन हमने इसको एक लॉग में कन्वर्ट किया। लॉग में लाने के पीछे रीजन क्या है, तो देखो बाबू, यहीं पर अगर हम कह दें कि छठे किलोमीटर पर कितनी है, 5वें किलोमीटर पर कितनी है, सर कंफ्यूजन हो जाता है देख करके, क्योंकि वो क्लियरेंस नहीं मिल पाता है। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि सर दूसरे किलोमीटर पर 20, तीसरे पर 30, चौथे पर 32, सर 5वें पर 32 है कि 33 है, ग्राफ को देख करके अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आ गया। इसीलिए हमने इसी इक्वेशन को, इसी चीज को तोड़ा है किसमें, लॉग में। तो लॉग का क्या होता है कि सर लॉग में जो आपको डाटा दिया जाता है, लॉग के बाद जो डाटा मिलता है वो डाटा एकदम क्या होता है, एग्जैक्ट डाटा होता है, जिसको आप कह सकते हो सर क्लियर डाटा है एकदम, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या लिया है, लॉग में लिया। आगे क्या क्या था हमारे पास, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसी चीज को, इसी स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में बदला था, एस इज इक्वल टू सी ए जेड, जहां पर C एक स्थिरांक था, एक कांस्टेंट था, Z का मतलब क्या था और C का मतलब क्या था, C माने Y अंतःखंड, Y इंटरसेप्ट, जहां पर Z का मतलब क्या था, समाश्रयण, गुणांक, रिग्रेशन, कोफिशिएंट। अभी इन दोनों का मतलब अभी समझाया नहीं है फिलहाल, सर यही चीज हमने यहां लिखा है, बस दूसरे तरीके में, दूसरे लैंग्वेज में। और यहां पर हमने वो चीज भी दिखा दिया जो यहां पे नहीं है। किसको दिखाया है, एक निश्चित क्षेत्र के बाद ये जो वृद्धि हो रही है ना जातियों की, वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन जब इसको ग्राफ पे बना के देखे तो ग्राफ पे एक जो डाटा मिल रहा था वो क्लियर नहीं था, इस वजह से हमने किस में बदल दिया, इसको लॉग में। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बदल दिया लॉग में। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ठीक है, ये हमारा दूसरा। अब जो हमने पूछा था पहले सवाल, अच्छा एक चीज और बताओ, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। सर एक ग्राफ जिसमें अभी अभी हमको कैसा चीज मिल रहा है कि सर ये जाकर के कैसा हो जा रहा है, आयताकार अतिपरवलय, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें डेटा निकाल पाना क्लियरेंस के साथ सूचित, मतलब कि पॉसिबल नहीं है। तब क्या करें, इसके लिए अगर हम लॉग को अप्लाई कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा चीज आगे देखो कि सर अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि ये रहा हमारा y, ये x, और अगर हमारा जो रेखा ऐसे बन रहा है ना, ये ऐसे ना बन करके ऐसे बने, तो बोलो कि अगर वो आयताकार अतिपरवलय ना बन करके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना बन करके, अगर वो एकदम स्ट्रेट लाइन बने, तो अब बताओ तो सर क्या अब ये डेटा क्लियर मिलेगा क्या? देखो तो अगर वही चीज हमारा स्ट्रेट लाइन में मिलने लगे तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो क्या आएगा, एकदम शुद्ध आएगा, एकदम करेक्ट आएगा। बोलो आएगा? सब भकुआइल है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है तो भकुआए काहे हो? अभी तो खाली वही चीज लिखे हैं बोर्ड में जो आपके बुक में है। भकुआइए मत। ऐसा पता है क्या कर लेता है, एक तो हीरोइन गांजा जो पीता है ना, सब पीने के बाद भकुआ जाता है। वो एक ही चीज पर वो समझे में नहीं आएगा कौना दुनिया में, वैसे सब भकुआइल है, लग रहा है कि कोनो मार के बैठल है सब। ठीक है ना सब लोग? चलो आ जा। हम क्या बोले, बस दो ही चीज तो बोले कि सर अगर ऐसा वाला रहेगा
तो क्लियर डेटा निकाल पाना मुश्किल है। हमें क्या करना है सर, इसी लाइन को जो टेढ़ा जा रहा है ना, इसको कुछ ऐसा तिकड़म लगाओ कि ये लाइन अब तिरछा ना जा करके ऐसे सीधा आ जाए, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तिरछा लाइन को, ये वाला जो है, ये पता है कौन है आपका, ये वाला है, देखो ये वाला है, देखो ये पहला इक्वेशन जो है इस तिरछे लाइन को दिखा रहा होता है कि सर ये जो है S इज इक्वल टू CAZ। आए क्या हो गया, और लो, ठीक है। ये जो पहला इक्वेशन है, सुनो ध्यान से, फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं सर, ये पहला इक्वेशन क्या बता रहा है, बढ़ते हुए क्षेत्र के साथ जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन एक निश्चित क्षेत्र तक बढ़ेगी। सर इसका जो डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, अगर हम इसी इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट कर देंगे तो लॉग में कन्वर्ट करते ही जो इक्वेशन बनता है वो हमारा क्या बनता है, log S इज इक्वल टू log C प्लस Z आ जाएगा पहले, Z log A। अब ये जो लाइन, ये जो आपका इक्वेशन बना है ना बच्चा, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये है तो वही चीज, लेकिन ये लॉग याद करो, पूरा तुम्हारे एजुकेशन में, तुम्हारे पढ़ाई में कहीं पर ये आया है क्या लॉग? वहां पर देखना कि शायद वहां पर कुछ ऐसा मिला है, log C इज इक्वल टू log Y प्लस MX। देखो देखो देखो, शायद कहीं पर आया हो, सही तो लिखे है ना, देख लें एक बार जरा हम। नहीं है, अरे सॉरी C है, log यहाँ पे नहीं है, लगा था मिस्टेक हुआ है, C प्लस MX। ये नहीं पढ़ा log C, शायद ये एक तरीके का फॉर्मूला हो, नहीं पढ़ा? हाँ, कैसे छूट गया जी तू लोग का, लॉग पढ़ के खत्म हो गया ना तू लोग का। अच्छा इसको तनिक ना आज लिख लो, तो क्या पढ़ाता है लॉग, जाके पूछना सर ये है का, मत कहना कि सर आया है बायोलॉजी में, बोलना नहीं, बोलना हो तो बोल देना सर बायोलॉजी में पढ़ाए हैं सर, कुछ समझे में नहीं आया। अरे सुनो हम क्या बोल रहे हैं, जाके बोलना कि सर बायोलॉजी में पता नहीं सर कहाँ से उठा कर लाए इक्वेशन, समझाए हैं, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है खाली समझाइए, बाकी हम समझा के भेजेंगे आपको, यहां से टेंशन मत लीजिए। log C इज इक्वल टू C प्लस MX। ये ध्यान दो, ये इक्वल होता है, ये इक्वल है, पता है किसके इक्वल है, देखो किसके इक्वल है, log S इज इक्वल टू क्या था जी, log C, हाँ सॉरी ठीक है ठीक है, log C प्लस Z log A। ठीक है, ये देखो इसके हिसाब से थोड़ा सा खाली मिलाओ, अरे ये log है ना, ये log को हटा के सोचो कि सर S के जगह पे यहाँ पे क्या है C। ठीक है, ये log C इज इक्वल टू क्या है, C प्लस M के जगह पे Z, फिर X के जगह पे A। ये दोनों के दोनों बराबर हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, और इसका मतलब पता है क्या होता है, सीधा रेखा। बात समझे, यदि अगर आपके कोई सिस्टम में कहीं पर आप काम कर रहे हो और आपको एक सीधा रेखा खींचना है ना, उसके लिए जो कमांड दिया जाएगा वो कमांड ये होगा, log C इज इक्वल टू C प्लस MX। तनिको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, Y इज इक्वल टू C प्लस MX। नहीं, अब सर को बोला है मैंने टारगेट करने के लिए, तो एक भी मिस्टेक नहीं। y इज इक्वल टू C प्लस MX, अब सही है, लॉग लगा दिया था हमने, y इज इक्वल टू C प्लस MX। घबरा दोगे, लॉग हाँ ये y इज इक्वल टू C प्लस MX,
अंत्यखंड हो सकता है, अंत्यखंड अभी समझाया नहीं है, समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। खाली बस क्या क्या चीज, ध्यान दो इधर, ये लिख लिए ना, खाली जाके सर से पूछिएगा सर ये y इज इक्वल टू, आ गया बात ना, पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। यानी कि जब भी हमको कहीं पर स्ट्रेट लाइन लिखना होता है इक्वेशन के रूप में, तो क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, और इसका जो लॉग है ये है लॉग, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, उसीलिए इसकी तुलना किया हमने। देखो क्या है कि इसी जगह पे तो तुलना किया है सर, इस y की जगह पे क्या है, इधर देखो y की जगह पे क्या है, s सर, वहां पे एक कांस्टेंट है, यहां भी एक कांस्टेंट है, वहां पर m है, यहां पे क्या है, z है, x की जगह पे क्या है, a है, बात तो वही चीज है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए बराबर हैं, वही तो हमने कहा है। हम घूम फिर के क्या करना चाहते थे, याद करो तो सर, ये जो गोल वाला लाइन था इसको क्या करना था, हमको सीधा करना था। ठीक है, अब क्या क्या कर दिया हमने, देखो तो ये सर, ये तो हमारा स्टेटमेंट था। ठीक है, ये वाला लाइन क्या बता रहा था, ऐसे। ठीक है, जैसे ही लॉग में करते हैं, लॉग क्या करेगा सर, डाटा एक्यूरेट देता है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, देखो अभी बताया था ना कि क्या करना होगा हमको, सर ऐसे सीधा लाइन लेकर के आना होगा, और हमारे पास क्या मिल रहा था, ये तिरछा वाला लाइन मिल रहा था। इसी तिरछा लाइन को क्या करना था, हमको सीधा करना था। तो सीधा करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन को ही तोड़ मरोड़ दिया। क्या किया तोड़ मरोड़ के, सर ये वाला जो था इसको लॉग में कन्वर्ट कर दिया। ये लॉग जो है इक्वल है किसके, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, बराबर हैं। जैसे ही हम इसकी बात करते हैं, इसका मतलब ही क्या होता है, सीधा रेखा। ठीक है, इतना समझाने का मतलब ये नहीं था कि आपको कंफ्यूज कर दें, हम सीधा सीधा बस खाली इक्वेशन लिख के जा सकते थे, बात समझ में आ गया। लेकिन आपको समझाया, मतलब समझिएगा। थोड़ा सा और अगर अपने आप को डीपली लेके जाना है तो इस वाले चीज को देखो बच्चा, अब हम तो मैथमेटिक्स से है नहीं, ठीक है, तो सर से बैठ करके आराम से y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स कैसे आया है, क्या करके आया है, पूछ लीजिएगा। अगर इसकी दोनों की तुलना करनी हो तो सर के सामने ये लॉग भी लेके चले जाएंगे। सुनो, सर के सामने ये लॉग भी लेकर के चले जाइएगा, इसको भी लेकर के चले जाइएगा। ठीक है, कि सर एक बायोलॉजी में एक ऐसा टॉपिक है जो लॉग से रिलेटेड है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर करिए। बाकी आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लॉग निकालना नहीं है। ठीक, सर इसको तोड़ के हमने ये बनाया, इसी को तोड़ करके हमने ये तोड़ा नहीं है, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते। अब आ जाओ, इतना कुछ जो तामझाम किए ना, अब देखो अब क्या होगा। देखो फिर से वही चीज, सर पहला किलोमीटर मान लेते, कितना था 10, दूसरे किलोमीटर पे 20, तीसरे किलोमीटर पे 30, चौथे किलोमीटर पे 32, पांचवें किलोमीटर पे मान लीजिए 33, छठे किलोमीटर पे 34। ठीक है, जैसे एक डेटा हम अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे सर, बना रहे हैं, देखो y एक्सिस x, अब x और y पे क्या रखते हैं सर, इस पर क्या रखने वाले हैं, s को रखने वाले हैं, इस पर क्या रखने वाले हैं, a को रखने वाले हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 किलोमीटर 2 3 4 5 6, यहां पर ये बातें नहीं, सुनो अब इधर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको कौन से इक्वेशन से लेके चल रहे हैं, आयताकार परवलय वाला, क्या हो जाएगा, फंस जाएगा डेटा हमारा। मतलब फंसेगा क्या सर, अंत में हम डिटेल के साथ, क्लैरिटी के साथ उसको निकाल नहीं पाएंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं हमें सीधी रेखा में लेकर के आना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं वहां पे, लॉग का। और जब लॉग का लगाएंगे ना तो वहां से डेटा क्या मिलेगा, एकदम क्लियर। जैसे सर पहले किलोमीटर पे 10, दूसरे किलोमीटर पे 20, तीसरे किलोमीटर पे 30, और चौथे किलोमीटर पे सर एक्यूरेट हमको मिल जाता है, जैसे यहाँ पे 31 32, कितना था 32 है ना। चल
क्योंकि यहां से क्या मिलेगा बच्चा, एक सीधी रेखा मिलती है। हाँ बोलिए ना। आए, अरे बाबू लॉग में लेके चल रहे हैं ना, ये डेटा में नहीं लेके चल रहे हैं, लॉग है वो, तो एकदम क्या होता जाएगा, ये सीधा रेखा, इस सब पे ध्यान नहीं दो, हम खाली समझाना क्या चाह रहे हैं कि ये सीधा रेखा बन करके आएगा हमारे सामने। ठीक है, इतना कुछ किया, बस खाली 2-3 चीज खाली याद रखना, और इसमें कुछ विशेष याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये, अरे हट रहे भाई, ये वाला कौन क्या चीज है, अभी इसमें हमारा क्या छूटा हुआ है, C और Z, ये छूटा हुआ है, और सवाल C और Z से ही आता है। ठीक है, हमने इतना ऐसे लिख करके दिया आपको, बस कंफ्यूजन है तो वो समझ लीजिएगा कैसे क्या करना है। ये एक कर्व लाइन का है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का है, दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका हमने बदला है, लॉग के फॉर्म में लेकर के गए। उसके बाद ये log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A, ये इक्वल होता है एक सीधी रेखा वाले इक्वेशन से, और कौन है वो, y इज इक्वल टू C प्लस mx। ठीक, यहां तक की बात हो गई। अब 2 चीज हमारा रह गया, कौन कौन कहा गया, ये रहा C और Z, इसको समझते हैं फटाफट। देखिए C का मतलब क्या था, Y अंतःखंड, इसको बोलते हैं Y इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या है, सुनना सर, ये ग्राफ फिर से वही चीज, 1 2 3 4 10 20 30 40 50 जो भी है, अच्छा इंटरसेप्ट मतलब समझते हो, अंतःखंड, सर किसी को काटना। ठीक है, कौन सा, Y अंतःखंड। सर Y किस जगह पर कट रही है, उस बात को खाली आपको ध्यान देना। याद है डेटा जो हम लेके चल रहे हैं, सर पहला किलोमीटर में कितना था, 10। ठीक है, देखो तो पहले में 10 था। ठीक है, ये देखो कलर चेंज कर लेते हैं, देखो यहां से जो ग्राफ उठेगा आपका, ये कुछ ऐसे उठेगा। देखो इधर इधर ग्राफ जो उठ रहा है सर, पहले किलोमीटर पे 10, दूसरे किलोमीटर पे मान लो 20, तीसरे किलोमीटर पे 30, ऊपर का कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमको किसको समझना है, C को। C मतलब Y अंतःखंड, ये Y किस जगह पर आकर के कट रहा है, देखो तो किस जगह पे कट रहा है, 10 पे कट रहा है ना। ठीक है, तो इसका C इज इक्वल टू क्या है सर, हमारा 10। Y का मतलब ही, सॉरी C का मतलब ही क्या है, Y अंतःखंड, यानी कि Y अक्ष, Y एक्सिस जिस बिंदु पर कट रहा है, या फिर ऐसा भी कहे कि किसी क्षेत्र का जो ये हमारा C है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर कितनी जनसंख्या से शुरुआत की है हमने, पहला। ठीक है, जैसे पहला क्षेत्र माना आपने 1 किलोमीटर, उस 1 किलोमीटर में शुरुआती जैव विविधता कितनी है, उस बात का ज्ञान देता है कौन, C। और ये पता भी कैसे चलता है, तो हमारे ग्राफ में कैसे पता चलता है कि Y जिस जगह पे कटा हुआ है, उस बिंदु को देख करके पता चल जाएगा कि उसके पहले बिंदु पर, पहले किलोमीटर पे, या पहला जो भी क्षेत्र लिया है, चाहे वो किलोमीटर में हो, मीटर में हो, किसी भी चीज में हो, कितना जैव विविधता वहां पर मिल रहा है, इसका इंडिकेशन कौन देता है, C। C का मतलब Y अंतःखंड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें कि सर चलिए ये बिहार हो गया, या कोई 2 अलग अलग जगह की बात कर लेते हैं कि सर एक A जगह है, दूसरा B जगह है। चलिए A का दिख गया क्या हमको, Y अंतःखंड कहां पर है। ठीक है, B मान लेते हैं कि सर जो B क्षेत्र है, इस B क्षेत्र का जो पहला किलोमीटर देखे हम लोग ना, इसके पहले किलोमीटर पर कितनी जातियां मिल रही हैं, 20। तो इसका जो Y इंटरसेप्ट होगा वो कहां से उठेगा, देखो यहां से उठेगा क्या। ठीक है, तो यहां जब इसके ग्राफ को देखेंगे तो क्या पता चल जाएगा कि सर इसका जो पहला किलोमीटर है वो वहां पर कितनी जैव विविधता मिल रही है, 20। बात समझ में आ गया। ये है क्या आपका इंटरसेप्ट, किसका इंटरसेप्ट, Y इंटरसेप्ट।
दूसरा क्या रह गया आपका? जेड, इसका मतलब क्या है हमारा? समाश्रयण, सही है ना? गुणांक है कि गणक है? गुणांक ही है ना? अच्छा सॉरी, उसका लॉग का था ना, गुणांक, ठीक है। समाश्रयण गुणांक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेग्रेशन कॉफिशिएंट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, फिर से वापस थोड़ा सा मैथ की तरफ चलते हैं। क्या है? थीटा, ठीक है, थीटा से समझते हैं। चलो वापस आ जाओ ग्राफ पे। इस बार हम कुछ लिख नहीं रहे, 1 किलोमीटर या फिर जाती हुई कुछ नहीं लिख रहे। अब देखो जरा, सर वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं। यहां से सर वाई इंटरसेप्ट हुआ है, एक रेखा ऐसे गई है, इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, क्योंकि हम लोग लॉग में लेके चल रहे हैं ना, तो एकदम स्ट्रेट लाइन के साथ। एक ये, ठीक है, ये हो गया इसका नीचे, सर ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। एक और लेते हैं वाई इंटरसेप्ट, सर दो, एक हो गया किसी ए क्षेत्र का, दूसरा हो गया किसी बी क्षेत्र का, ठीक है। सर दोनों का वाई अंतः खंड, यानी कि दोनों का सी का वैल्यू क्या है? अलग अलग है, ठीक है। अब और देखो तो यहां पे क्या, यहां कुछ एंगल बन रहा होगा क्या? कुछ एंगल बन रहा होगा यहां पे, बन रहा है सर। जो ये एंगल बन रहा है ना, यही क्या है? समाश्रयण गुणांक है, ठीक है। यानी कि ये है हमारा z का वैल्यू, सुनो ये है z का वैल्यू, रेग्रेशन कॉफिशिएंट। अब इससे क्या पता चलता है वो भी देखिएगा, वो नेक्स्ट वाले में समझते हैं। देखो सर, एक हमारा ये रहा, किसी ए क्षेत्र की बात कर देते हैं। दूसरा चलिए ये हो गया बी क्षेत्र का। अब अगर यहां की तुलना करो कि सर यहां पर थीटा का मान और यहां पर थीटा का मान, बताओ बाबू कहां पे ज्यादा, ए वाले का कि बी वाले का? तो आराम से सोचना कि सर ए वाले क्षेत्र का थीटा का मान ज्यादा है कि बी वाले क्षेत्र का थीटा का मान ज्यादा है? थीटा माने क्या होता है? अगर कंफ्यूजन है तो खाली इतना याद रखना, थीटा माने कोण। नहीं समझ में आता तो यहां ध्यान रखो, ठीक है। अब अगर इस तरीके से देखो, सर ये मुख क्या है? कम खुला है, थीटा का मान क्या होगा? कम होगा। कोण यहाँ पे क्या बन रहा है? कम। सर जैसे जैसे खुलते जाएगा कोण का मान बढ़ता जाएगा। ये क्या है? 90 एंगल, ये 180, ठीक है। तो सर लगभग ना ये अनुमानता देखेंगे तो ये क्या है? इसकी अपेक्षा कम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहेंगे सर सी का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, सी का वैल्यू यहाँ पे कम है। हमने दोनों की तुलना में लिखा है, ठीक है। इसकी तुलना में ये ज्यादा है और इसकी तुलना में ये कम है। तो हम ऐसा कहें कि सर जहां पर थीटा का मान ज्यादा होगा वहां पर जातीय विविधता ज्यादा होगी। सोचो, आराम से सोचो कि सर इस पर क्या रखा था आपने? इसको रखा था। इस पर क्या रखा था? क्षेत्र को रखा था, यानी कि एरिया को, ए को रखा था। सर इसका थीटा का मान देखिए ना, ज्यादा खुला हुआ है ऐसे। सर ज्यादा अगर खुला है और ये कम खुला हुआ है, यानी कि मान लो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, सर ये कहां तक जा रहा है? 60 तक, ये ज्यादातर 40। तो याद रखना यहाँ पे कि सर थीटा का मान ज्यादा होगा तो जातीय समृद्धि का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि जितना ज्यादा सी का वैल्यू होगा उतना ज्यादा वहां पे क्या मिलेगी? जातीय जैव विविधता पाई जाएगी। डन? हाँ, अरे सॉरी सी बोल दिए, जेड 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 लिखा तो नहीं ना कहीं पे, सी। चलो जैसे जैसे जेड का वैल्यू जो होगा ज्यादा होगा, जेड किसके लिए हम बता रहे हैं?
थीटा के लिए, यानी कि यही हमारा क्या था, रेग्रेशन। कहां पे सी लिख दिए, अरे बाप रे बाप, ओगरिया सूतल थी सब। क्या है ये, जेड। यहाँ पे जेड का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे जेड का वैल्यू कम है। देखो जब सर जैसे जैसे जेड बढ़ेगा मतलब क्या होगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, रेग्रेशन कोएफिशिएंट बढ़ेगा, वैसे वैसे जातीय विविधता, या जातीय विविधता ना कह के सीधा सीधा जैव विविधता बढ़ेगा। ये पूरा का पूरा थियरी स्टेटमेंट था किसका, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का। क्या समझाया, बात समझ में आया? कुछ है ये नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। जो सवाल आएगा यहां से सवाल दे देगा, जानते हो क्या देगा, इधर देखो, सवाल कुछ इस तरीके से कि दो जगह का नाम दे सकता है कोई भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सी का वैल्यू 0.1%, सॉरी 0.1 है, फिर सी लिखे, जेड, ठीक है, जेड का वैल्यू, हाँ दो जगह का वैल्यू है ना, दो अलग अलग जगह का वैल्यू है। एक जगह पे जेड का वैल्यू 0.1 है, एक जगह पे जेड का वैल्यू 0.2 है। जातीय समृद्धि कहां पे ज्यादा होगा? बताओ। किस कहां पे, देखो चलो, ये जेड का वैल्यू है ए जगह का, ये जेड का वैल्यू है बी जगह का। कहां पे जैव विविधता ज्यादा होगी, कहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगा? ए वाले का ज्यादा होगा। अरे बुड़बक, 0.1 बढ़ा के 0.2 बढ़ा जी, 0.1 बढ़ा के 0.2 ना, तब ताई देखो था सर, ये क्या था, जेड अगर बढ़ेगा तो थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और थीटा का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब रेग्रेशन जो कोएफिशिएंट है हमारा जेड, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब वैसे वैसे क्या होगा, जैव विविधता भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सवाल मोस्टली जितना भी देखा गया है कि सवाल कहां से आता है, इसी जेड से सवाल आता है, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा इसके जेड से। और कुछ रह गया इसमें? अच्छा, एक जेड का एक और नाम है, जेड का एक और नाम है स्लोप, कहीं पे लिख देते हैं। जेड का एक दूसरा नाम है, बस वो लिख लीजिएगा। जेड का हमने क्या नाम दे रखा है, समाश्रयण गुणांक। एक और नाम है इसका रेखीय ढाल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप माइनस, हाँ ये जेड का एक दूसरा नाम है। कुछ कुछ छूटा तो नहीं है? क्या पूछिए, कुछ नहीं पूछना है? अच्छा कोई नहीं, जा करके आप पहले खुद से कोशिश करिएगा। अब मेरे ख्याल से देखो बुक में एक साइड डेटा है, क्या ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का डेटा होगा तो ठीक है ना। देखिए ब्रिटेन में दिया हुआ है क्या, जेड का वैल्यू 0.1 से 0.2 तक का है, ये ब्रिटेन का डेटा हो गया। वहीं पे आसपास में महाद्वीप का भी डेटा दे रखा है, महाद्वीप में कितना दिया, 0.6 से 1.2 तक। अब जाहिर सी बात है बाबू, सोचो, देखो यहां पे एक जगह पे क्या दिया सर, ब्रिटेन का डेटा दिया है। कितना है ब्रिटेन का डेटा, 0.1 से 0.2। एक दूसरा क्या है, महाद्वीप का, ये महाद्वीप का कितना है, 0.6 से 1.2। ये किसका वैल्यू है सर, ये जेड का वैल्यू है, ठीक है। अब सोचो सर, ब्रिटेन एक छोटा सा जगह है, ठीक है, अब महाद्वीप क्या है,
सर बहुत बड़ा महाद्वीप। तो जाहिर सी बात है बाबू, खुद से सोचो कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पर मिलेगा? महाद्वीप पर मिलेगा। यहां पर सोचो कि जेड का वैल्यू कितना है सर? 0.6 से 1.2 के बीच का है। तो यहां पर जो आपका ये ग्राफ बनाओगे तो यहां पर जो थीटा का मान बनेगा ना, ये वाला, इसकी तुलना में क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। यहीं पर अगर दूसरा बना दो, मान लीजिए कि सर ये ग्राफ हमने बना दिया किसका? महाद्वीप का, और वहीं पर एक और ग्राफ बना दो किसका? ब्रिटेन वाला। तो यहां पे सर देखिए ऐसे, क्या यहां पे थीटा का मान कम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? तो बस यही चीज, इसको ज्यादा सिद्ध साबित कुछ नहीं करना, जितना समझाया समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो इक्वेशन रट्टा मार लीजिएगा। कल के बाद यानी कि जरूरत पड़ा तो कल फिर से समझा देंगे, उसके बाद रट्टा मारना होगा, मार लीजिएगा।